हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विथ जीएस। आप सभी मित्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी और वीडियो आप तक जाती रहे और आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकें और मेरी वीडियो देख भी सकें। आज मित्रों मैं बात करूंगा भारत के एक युवा नेता की। चूँकि आज 2024 आने ही वाला है, 2024 में चुनाव का माहौल बहुत गर्मा गर्मी से चल रहा है, इसलिए उन तमाम चेहरों को सामने लाना ज़रूरी है जो चेहरे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या किसी प्रदेश के विशेष नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं या देश के किसी एक पार्टी के विशेष नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं और वो कुछ अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं अपने नज़रिए से मैं जो सोचता हूँ, जो सर्च कर पाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं कुछ पाता हूँ, देख पाता हूँ, उस तरीके से मैं भी उनकी कुछ असलियत को आपके सम्मुख रखता हूँ कि वोट देते समय आप ज़रूर उनको उनकी अच्छाई और बुराइयों का गुण दोष देखते हुए उनको मौका दीजिएगा या उनको रिजेक्ट कीजिएगा, आपका काम है। लेकिन मेरा काम है सिर्फ उनके बारे में बताना। मित्रों, आज मैं उस युवा नेता की बात करूंगा जो अभी अविवाहित है और सर्वस्व अपना जीवन देश के ही लिए समर्पित कर रहा है। मित्रों, ऐसे युवा नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, जिनका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो उनका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत है। चूँकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके नानी के पिताजी हैं। उसके बाद उनके अगर नानी की बात करें, वो भी ओजस्वी तेजस्वी एक महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका निभाने वाली नारी इंदिरा गांधी जी थी। और उनके पिता राजीव गांधी वो भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चूँकि वो भी दिवंगत हो चुके हैं। और उनके माता श्री जो हैं सोनिया गांधी, वो भी देश के सबसे बड़ी पार्टी अब तो नहीं रही, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की वो इस समय भी कार्यभार को संभाल रही हैं। अध्यक्ष पद को तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस सारे ताने बाने को उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। उस पार्टी की वो मुखिया मानी जाती हैं। उन्हीं के पुत्र हैं राहुल गांधी। जो राहुल गांधी देखते हैं आप अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, चूँकि उनके भाषण ही कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी लोग मज़े के लिए ही उनके भाषण को सुन लेते हैं। तो मित्रों, आप सबको बता दें कि इनका जो सामान्य पहले इनका परिचय दे देते हैं। ये 19 जून को 1970 में नई दिल्ली में पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद ही कुछ ही दिन बाद आप सभी को पता है कि इनके नानी जी प्रधानमंत्री बनती हैं और फिर सिलसिला चलता रहता है। फिर इनके नानी जी का डेथ होता है गोली मारने के बाद। फिर इनके पिताजी आते हैं सत्ता में और वो भी गोली मारने से ही उनकी भी मौत हो जाती है। और फिर ये इस प्रकार से सिलसिला चलता रहता है। फिर दूसरे लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, फिर इनकी भी पार्टी आती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2004 में ये पुनः इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है। लेकिन मित्रों, 2004 के पहले इन्होंने 1970 में जन्म लिया और 2004 तक इन्होंने राजनीति से कोई इनका सरोकार नहीं था। सिर्फ ये अपना पढ़ने में समय व्यतीत किए, घूमने में समय व्यतीत किए, राजनीति से इनसे कोई लेना देना नहीं था। ये पहले अपनी स्कूलिंग नई दिल्ली से किए, फिर जाके देहरादून से किए। उसी समय इनके पिताजी की जब मौत होती है, हत्या हो जाती है, तो सुरक्षा कारणों बस इनको पुनः होम टाउन किया जाता है और उसके बाद फिर इनको विदेशों में भी भेजा जाता है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई किए हैं, एमफिल किए, वहाँ से परास्नातक करके पुनः वो भारत वापस आते हैं। वहाँ से फिर ये आकर के एक प्रौद्योगिकी मुंबई में उसका स्थापना करते हैं। फिर चल करके आगे मित्रों ये 2004 से ये घोषणा करते हैं कि मैं अब राजनीति में आऊँगा। और राजनीति में इनका जो घोषणा था वो क्या था कि मैं जाति और मजहब को दूर करूँगा और प्यार फैलाऊँगा। लेकिन कहीं कहीं इनके ही भाषण में ऐसा लग जाता है, इन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि इस धर्म से या उस धर्म से हमें क्या है कि आपको खतरा है। जैसे कि आपका ही बयान था, पहला बयान आप जब 2004 में भारत में राजनीति में कदम रखते हैं तो आप कहते हैं कि जाति पाति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, धर्म के नाम पर किसी को लूटा नहीं जाएगा। और आप किसी धर्म को छोटा या किसी धर्म को बड़ा बता रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने बयानों से मुकर रहे हैं। और फिर मित्रों
अब दूसरे पार्टियों में या दूसरे जगहों पे इनको तो बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन अपने ही पार्टी में रहते हुए इन्होंने 2007 में अपने ही पार्टी के महासचिव पद को संभाला और 2013 तक महासचिव पद को संभाला। उसके बाद और 2004 में जब इनका पहली बार ये चुनाव लड़े तो इनके जो कह सकते हैं पुरखानती सीट थी, इनके पिताजी वहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, अमेठी थे, अमेठी से ही ये चुनाव लड़ते हैं और अमेठी से अच्छे वोटों से ही जीत दर्ज करते हैं। फिर उसके बाद 2007 में 2004 के बाद 2009 में चुनाव लड़ते हैं, वहीं से पुनः ये जीत हासिल करते हैं। फिर 2014 में वहां से ये जीत दर्ज करते हैं, लेकिन 2019 में जब ये चुनाव लड़ते हैं मित्रों तो वहां से इनको जीत नहीं बल्कि पराजय मिलता है, वो भी भाजपा की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी से। और उस वर्ष ये 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, एक वायनाड है केरल का, वहां से भी जब ये चुनाव लड़ते हैं तो वहां ये चुनाव क्या होते हैं, वायनाड से केरल से ये चुनाव वहां से जीतते हैं और यहां से हार जाते हैं, तो इनकी एक सीट बनी रहती है और ये सांसद बने रहते हैं मित्रों। इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं और फिर ये तो रही इनके सांसद पद की बात। और अब इनके पद, इन्हीं के पार्टी में पद की अगर हम चर्चा करें तो 2007 से लेकर 2013 तक ये महासचिव थे। फिर 2013 से लेकर के 2017 तक ये क्या थे, अपने ही पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुए। चूंकि इनके ही पार्टी के लीडरों द्वारा ये कहा गया कि ये अच्छे नेता हैं, ये अच्छा कार्य कर सकते हैं और इनको उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। सोनिया गांधी उस समय अध्यक्ष थी तो इनको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत का उस समय नेतृत्व करते हैं अपने कांग्रेस पार्टी का। और होता क्या है मित्रों कि इनको सबसे कम सीटें, सबसे कह सकते हैं करारा हार मिलता है 2014 में। ये सिर्फ 44 सीटों पर इनको क्या करना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। ये यहां तक कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व भी कर रहे थे, वहां भी अपनी सारी सीटों को गवा बैठे, सिर्फ 2 सीटों पर इनकी जीत होती मित्रों। फिर आगे चलते हैं 2017 में इनको 2017 का चुनाव था, लोग यहाँ विधानसभा चुनाव, उसमें इनको सभी नेताओं द्वारा कहा जाता है इनको अध्यक्ष पद दिया जाए, अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और कांग्रेस का इनको अध्यक्ष दिया जाता है मित्रों। और जैसे ही कांग्रेस के उनके अध्यक्ष बनाया जाता है तो इनके सीटों में तो इजाफा ये कर पाए 2019 में, लेकिन वो इजाफा नहीं कर पाए कि जितना करना चाहिए था। यहाँ तक कि इतना इजाफा किए कि इन्हें अपने सदन में बैठने के लिए नेता विपक्ष के रूप का पद भी गंवाना पड़ा, क्योंकि इन्हें सिर्फ 52 सीटें वहां पे प्राप्त हुई, जबकि ये टोटल सीटें जो होती हैं 542 सीटों में इन्हें 10% सीट चाहिए था, लेकिन ये 10% सीट न पा करके ये 52 सीट ही पाए, जिससे इन्हें नेता विपक्ष का भी पद गंवाना पड़ा। इस प्रकार से इनके राजनीतिक करियर, इनके नेतृत्व की बात होती है। फिर ये वायनाड से चुनाव जीतते हैं और इनके भाषण अक्सर अटपटे से लगते हैं, कभी कभी ये भाषण में अपने कभी कह देते हैं। तो इनके और ये भी बात है कि भाषण में ये मोदी जी को वहाँ एक मोदी समुदाय को जाकर के गुजरात में एक भाषण देते हैं कि जितने भी मोदी उपनाम वाले हैं क्या सभी चोर हैं। जैसे वहाँ इनका टारगेट था ललित मोदी और नीरव मोदी के लिए, लेकिन मोदी समुदाय होने के नाते इनको फिर गुजरात कोर्ट से ही इनको सजा सुनाई गई और फिर इनको 23 मार्च को सजा सुनाई गई और 24 मार्च को ही लोकसभा से इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है 23 मार्च 2023 को। तो मित्रों इस प्रकार से इनकी कहानी है और ये कुछ ऐसा भी है, सब ये नहीं है कि सिर्फ इनकी ही हर चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भी, जैसे इनका एक बयान आपने बहुत सुना होगा कि छोटा सा क्लिप बना के भेजा जाता है यूट्यूब पे कि अगर इस तरफ से एक मशीन ऐसी है कि इस तरफ से आलू डालेंगे उस तरफ से सोना निकलेगा। ये बना करके बहुत सारे जितने भी भाजपा पार्टी या अन्य पार्टी के लोग हैं वो इसको शेयर करते रहते हैं और चुटकियाँ लेते हैं और लोग इस पर बहुत सारे मजे भी लिखते हैं, बहुत सारे कमेंट भी लिखते हैं कि ये पप्पू तो है ही है, जबकि ऐसा नहीं। उनका एक बयान है, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो उसमें ये राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा मोदी जी ने कहा है, जबकि ये राहुल गांधी के वक्तव्य नहीं है, ऐसा मोदी जी ने कहा है जो राहुल गांधी के द्वारा कहा गया। उसके बाद मित्रों और बातें, ये एक किरकिरी हो जाती है इनकी कि एक मंच पे ही ये अपने बहन प्रियंका गांधी को चुंबन करने लगते हैं। ये देखिए भाई बहन का प्यार
सदैव पवित्र रहा है, सदैव पवित्र रहेगा। लेकिन देखिए क्या है कि एक राजनीतिक पद पर होते हुए, एक वरिष्ठ पद पे होते हुए आपको पद की गरिमा को रखना पड़ेगा। आपको समाज में ऐसे कुछ नहीं करने होंगे जिससे समाज पर बुरा असर पड़े और लोग आपको बुरा कह सकें, इसलिए वहां पर आपको संयम रखना कंपलसरी होता है। तो इस पर भी इनके बहुत सारे किरकिरी हुई, बहुत सारी इनकी लोगों के द्वारा आलोचनाएं की गई। भाई पक्ष विपक्ष हमेशा बैठा रहता है। फिर उसके बाद ये इनका कुछ बयान ऐसा था कि इन्होंने जैसे कहीं गए और वहां पर क्या किए कि राहुल गांधी ने ही कहते हैं कि मुझे धर्म जाति पे नहीं होगा, और फिर कहीं दिखाते हैं कि इन्हें हिंदू धर्म से या किसी धर्म से खतरा है, लोगों को खतरा है, ये जाति धर्म से बांट रहे हैं, और ये धर्म को पहले मानते नहीं है, फिर जाकर के मंदिरों में पूजन करते हैं, और फिर धर्म को नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं कि एक तर्क आता है कि ये खुद ही एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कहते हैं कि जो राहुल को आप देख रहे हो राहुल राहुल नहीं है, राहुल तो कब का मर चुका, उसको मैंने मार दिया, जो जिसको देख रहे हो राहुल नहीं है। और वहां जिक्र करते हैं कि आपने हिंदू धर्म को पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा है तो हिंदू धर्म को पढ़ो, हिंदू में भगवान शंकर को पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने राहुल को कैसे मारा। तो ये सब बातें देखिए कहीं ना कहीं इनकी भ्रामक बातें हो जाती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनके कहने का जो भाव है वो है क्या। तो इसलिए मेरे नज़रों में एक परिपक्व नेता की तरह ये नहीं उभर पाते हैं, चूंकि इनका एक भारत जोड़ो यात्रा भी था। भारत जोड़ो यात्रा इनका बहुत लंबा यात्रा चला था। 23 मार्च 2023 को ये इसको प्रारंभ करते हैं। ये एक 12 राज्य को, ये 7 सितंबर 2022 को ये क्या करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, और उसमें कन्याकुमारी से प्रारंभ करते हैं अपने दिवंगत पिता को और स्वामी विवेकानंद, और साथ में वहीं की एक तमिल कवि हैं उनको श्रद्धांजलि देकर ये वहाँ से क्या करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और ये 12 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने भारत जोड़ो यात्रा को चलाते हैं, और फिर लगभग 2080 किलोमीटर ऐसा समथिंग करके ये क्या कर देते हैं, 4080 किलोमीटर ये यात्रा करते हैं और फिर वहां समापन करते हैं जाकर के। तो ये मित्रों इस प्रकार से भारत जोड़ने की बात कर रहे थे और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी कोशिश उतनी बेहतर समझ में नहीं आई। उसी दौरान इन्होंने एक और निर्णय लिया था कि अपने कांग्रेस पार्टी में अपने घर वालों को छोड़कर के बाहरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया, और दूसरे को बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया वहां अध्यक्ष। और उसी समय इन्होंने हिमाचल प्रदेश का एक चुनाव था, उनके नेतृत्व में हुआ, और हिमाचल में इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। ये इनकी एक उपलब्धि थी, नहीं तो इनके का पूरे कार्यकाल में जहां पर इन्होंने नेतृत्व किया है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनको पराजय मिली है। और इसका वजह क्या है, वो वजह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग मुझे देखते होंगे, बहुत बुद्धिजीवी लोग टेलीविजन पर एनालिसिस करते हैं, वो सब उनके विषय हैं, लेकिन जो बातें मुझे लगी बतानी चाहिए वो मैं बता दिया। और ये भी बात है मित्रों कि एक मनोज मुंतजिर की एक कहानी है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो मित्रों ऐसी ही बात है कि मीडिया भी अब इस समय सही दिशा में न चल के गलत दिशा में चलने लगी है, कि मीडिया भी सही चीज़ को कहीं कहीं जो दिखाना चाहिए उसको दिखाती नहीं है, और जो नहीं दिखाना चाहिए उस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाती है। जैसे कि तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो सच्चाई वो दिखाई नहीं जा रही है। ऐसा हो सकता है राहुल जी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हो, उसको हम सबके सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग तो जो देखेंगे वही मान रहे हैं। तो ये बातें हैं। लेकिन जहां तक है कि कांग्रेस पार्टी जो एक समय देश की सर्वोच्च बड़ी पार्टी थी, जिस समय राजीव गांधी सदन में रह रहे थे और अटल जी के सम्मुख जब अटल जी को हंस लिए थे, उस समय उनकी 2 ही सीटें बनी थी। उस समय अटल जी ने कहा था कि आज आप मुझ पर हंस लीजिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप पर भी कोई हंसेगा। तो वही इस समय उल्टा हो चुका है कि 542 सीटों में ये जाकर के 40 सीटों 44 सीटों और 54 सीटों पे अगर सिमट जा रही है इतनी बड़ी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी होती थी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये निश्चित निर्धारित करता है कि इनके कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं इनके पार्टी में या इनके लोगों में बहुत बड़ी चूक हो रही है, जिसके वजह से इनकी एक इतनी बड़ी छवि, इतनी बड़ी पार्टी आज माटी में मिलने को तैयार हो रही है। तो इसलिए
इनको अपने पार्टी में बहुत बड़े सुझाव का, बहुत बड़े सुधार का, परिवर्तन का ज़रूरत है, जिससे कि ये अपनी पार्टी को जिस स्तंभ पे ये खड़ी थी उस स्तंभ तक पहुंचा सके। नहीं तो अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे ये पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, ये हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए कि ये एक राज्य स्तर से और एक ग्रामीण स्तर तक की छोटी पार्टी बन के रह जाए, कि इनका वोट प्रतिशत जिस प्रकार से घट रहा है। देखिए क्या होता है, बड़ी पार्टियों को अगर अपनी मर्यादा को बचाना है तो उनको कुशल नेतृत्व को देखना पड़ेगा, कहाँ कमियां हो रही हैं उसको सुधारना पड़ेगा। मैं कोई ये नहीं है कि मैं इतने बड़े लोगों को सुझाव दे सकूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बड़े लोग हैं अगर वो बड़े ही बने रह जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक और बात है कि राहुल जी ने एक सुझाव दिया था, सरकार को चलाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है या तो आप गरीबों को समर्पित रहिए, गरीबों का लाभ करिए तो आप सरकार में बने रहेंगे, या फिर आप अमीरों का लाभ करिए तो आप सरकार में बने रहेंगे, ये इनका कथन था। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि कौन गरीबों के साथ था या है, या कौन अमीरों के साथ था या है। ये सब निर्णय आपके हाथों में है। मित्रों, राहुल गांधी की जो बातें होती हैं कहीं कहीं, चूंकि एक बार ये ऐसे भी था कि सदन में खड़े होकर के खुद ही कह रहे हैं मैं मानता हूं, मैं पप्पू हूं। तो ये देखिए कुछ न कुछ चीजें तो ये खुद से क्रिएट कर देते हैं कि इसमें लोगों को आनंद आ जाए, लोगों को मजे मिल जाए। तो मजेदार नेता हैं, युवा नेता हैं और अभी अविवाहित हैं, तो इनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, मैं तो राहुल जी को पसंद करता हूँ। खैर आप लोगों की तो बात नहीं जानता हूँ, बट मुझे राहुल जी पसंद हैं, पर्सनली राहुल जी पसंद है। उनके क्रियाकलाप या उनकी राजनीतिक चीज़ें मैं छोड़ के राहुल जी की अगर बातें करें तो राहुल जी मुझे अच्छे लगते हैं। और ठीक है मित्रों, मैं फिर किसी नेता के बारे में ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।